नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता 2023 की हमारी इस सीरीज में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। चैप्टर 7। ये अध्याय उन अपराधों के बारे में है जो सीधे सीधे राज्य के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। तो चलिए मेरे साथ समझिए कि कानून की नज़र में राज्य के विरुद्ध अपराध आखिर होते क्या हैं और ये इतने गंभीर क्यों माने जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए। किसी भी देश के लिए असली खतरा कौन है? वो जो सरहदों के पार है या वो जो देश के अंदर ही मौजूद है? आमतौर पर हमारा ध्यान बाहरी खतरों पर जाता है ना? लेकिन ये चैप्टर हमें बताता है कि कानून की नज़र में भी भीतरी खतरे भी उतने ही, बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा संगीन हो सकते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि राज्य के विरुद्ध अपराध का मतलब क्या है। फिर हम विद्रोह और साजिश जैसे सबसे गंभीर अपराधों की बात करेंगे। उसके बाद हम देश की संप्रभुता और विदेशी संबंधों की रक्षा करने वाले कानूनों को देखेंगे। और आखिर में राज्य कैदियों से जुड़े मामलों पर नजर डालते हुए ये समझेंगे कि ये पूरा अध्याय इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अपराध को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो कानून की भाषा में राज्य का क्या मतलब है और उसके खिलाफ कोई भी काम अपराध क्यों बन जाता है, आइए समझते हैं। एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, ये चोरी, डकैती या मारपीट जैसे आम अपराध नहीं है। नहीं, ये वो काम हैं, वो हरकतें हैं जो सीधे भारत सरकार की स्थिरता पर, देश के अस्तित्व पर और हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला करती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ कानून तोड़ने जैसा नहीं है, ये तो राष्ट्र की नींव पर ही हमला है। इसीलिए इनकी सजा सबसे कठोर होती है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल कोर में। सबसे गंभीर अपराध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। और देखिए कानून कितना दूरदर्शी है। वो सिर्फ युद्ध छेड़ने को ही सजा नहीं देता, बल्कि उस युद्ध तक पहुंचने वाले हर एक कदम को, चाहे वो साजिश हो या तैयारी, उसे भी एक गंभीर अपराध मानता है। कानून इस पूरे अपराध को 3 स्टेज में देखता है। पहला कदम है षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी, जो धारा 148 के तहत आता है। जब ये साजिश कागज से निकलकर जमीन पर आती है, यानी तैयारी शुरू होती है, लोग जमा करना, हथियार इकट्ठे करना, तो धारा 149 लागू हो जाती है। और फिर जब वो फाइनल एक्शन होता है, यानी सच में युद्ध छेड़ दिया जाता है, तो वो धारा 147 का अपराध बन जाता है। मतलब कानून ने हर स्टेज को कवर किया है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, धारा 147 इस अध्याय का सबसे गंभीर अपराध है और इसकी गंभीरता का अंदाजा आपको इसकी सजा से ही लग जाएगा। मृत्युदंड या आजीवन कारावास। यह सजा अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि राज्य इस अपराध को कितनी संगीनी से लेता है। अब इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए कानून ने खुद एक उदाहरण दिया है। देखिए कितना सिंपल है। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ए, भारत सरकार के खिलाफ चल रहे किसी भी विद्रोह में शामिल हो जाता है, तो कानून की नजर में उसने धारा 147 के तहत यह अपराध कर दिया है। बात खत्म। अच्छा, अब मुख्य अपराध तो हमने देख लिया, पर इससे जुड़े कुछ और अपराध भी हैं। जैसे धारा 150 ये कहती है कि अगर किसी को सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश का पता है और वो जानबूझकर इसे छिपाता है, तो ये भी एक अपराध है। इसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। इसी तरह धारा 151 राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी तरह का हमला या उन्हें डराने धमकाने को अपराध मानती है, जिसकी सजा 7 साल तक है। चलिए अब विद्रोह की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राज्य की सुरक्षा का मतलब सिर्फ अंदर के विद्रोह को दबाना नहीं होता। इस अध्याय का एक और बड़ा मकसद है देश की संप्रभुता, उसकी एकता, अखंडता और हमारे जो मित्र देश हैं उनके साथ हमारे संबंधों की रक्षा करना। अब ये धारा 152 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन सभी कामों को अपराध बनाती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं, चाहे कोई अपने शब्दों से, चाहे किसी इशारे से, या आज के जमाने में किसी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से। देश में अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह या किसी भी तरह की विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने की कोशिश करे तो वो इस धारा के तहत आता है। और सजा देखिए, आजीवन कारावास तक। और यहीं पर कानून का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। धारा 152 के साथ एक स्पष्टीकरण भी है, जो कहता है कि सरकार के कामकाज की आलोचना करना इस धारा के तहत अपराध नहीं है, बशर्ते उस आलोचना का मकसद नफरत या अवमानना फैलाना ना हो, बल्कि कानूनी तरीकों से सुधार लाना हो।
ये एक बहुत ही ज़रूरी रेखा है जो राज्य की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन बनाती है। एक और बड़ी दिलचस्प बात, ये अध्याय सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हमारे मित्र देशों की भी रक्षा करता है। धारा 153 के मुताबिक अगर कोई भारत में रहकर भारत के किसी मित्र देश के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो ये भी एक गंभीर अपराध है। और सिर्फ यही नहीं, धारा 154 और 155 के तहत उन देशों में जाकर लूटपाट करना या उस लूट के सामान को रखना भी एक दंडनीय अपराध है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो राज्य कैदियों या युद्धबंदियों से जुड़ा है। ये भी राज्य की सुरक्षा का एक बहुत जरूरी पहलू है। सोचिए, अगर कोई युद्धबंदी या राज्य कैदी हिरासत से भाग जाए तो वो आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कानून में इरादे यानी इंटेंशन की कितनी अहमियत है। धारा 156 और 157 दोनों में एक सरकारी अफसर की हिरासत से कैदी भाग जाता है, लेकिन फर्क देखिए। धारा 156 में जब अफसर जानबूझकर यानी स्वेच्छा से कैदी को भागने देता है तो सजा है आजीवन कारावास तक, और धारा 157 में जब वही काम लापरवाही से होता है तो सजा घटकर सिर्फ 3 साल रह जाती है। देखिए, सिर्फ इरादे का फर्क और सजा में जमीन आसमान का अंतर। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी अफसरों की नहीं है। धारा 158 यह साफ करती है कि अगर कोई भी आम इंसान किसी राज्य कैदी को भागने में मदद करता है, उसे बचाता है या कहीं छिपा लेता है तो उसे भी उतना ही बड़ा अपराधी माना जाएगा और सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक हो सकती है। तो हमने इस अध्याय के सभी खास प्रावधानों को समझ लिया है। चलिए अब आखिर में जल्दी से ये दोहराते हैं कि इस पूरे चैप्टर से हमें क्या मुख्य बातें सीखने को मिली और एक लॉ के छात्र के तौर पर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अध्याय राष्ट्र की सुरक्षा का कानूनी आधार है, उसकी रीढ़ है। ये हमें सिखाता है कि कानून सिर्फ अपराध होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि साजिश के लेवल पर ही उसे रोक देता है। ये देश को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के खतरों से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने धारा 152 में देखा, ये राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जो किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। और आज के इस चर्चा को हम इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। कानून तो बन जाते हैं, पर असली चुनौती तो उन्हें लागू करने में है। कैसे राज्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए और एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन ना हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर लोकतंत्र को, हर पीढ़ी को अपने लिए खोजना पड़ता है। इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।